नमस्कार, न्यूज़ स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बात करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर, क्योंकि ये उम्मीद थी कि सोमवार को लिस्ट आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। और अब ये उम्मीद है कि आज यानी कि मंगलवार के दिन बीजेपी की सूची जरूर जारी हो जाएगी। लेकिन वहीं संजय निषाद जो है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, वो डेरा डाले हुए हैं दिल्ली में 2 सीटों को लेकर। उनकी अपनी मांग है कि मझवा और कटहरा जो सीट है उसको लेकर उनके जो प्रत्याशी हैं वो घोषित किए जाए, भले ही यहाँ पर प्रत्याशी बीजेपी की पार्टी के हों, लेकिन जो चुनाव चिन्ह है वो निषाद पार्टी का होना चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। इसके साथ ही प्रत्याशी को लेकर और क्या कुछ खिचड़ी पक रही है उसके बारे में जानकारी देंगे गौरव। हाँ जी, देखिए उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है उसके नामांकन की आखिरी तिथि 25 अक्टूबर है। और जिस प्रकार से अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो बीजेपी है वो अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो सोमवार रात तक जारी कर देगी, लेकिन जिस प्रकार से संजय निषाद अपने बेटे के साथ दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका जो 2 सीटों पे जो दावेदारी थी, उन सीटों पर वो दावेदारी मजबूत तरीके से पेश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से एक कंसर्न ये था कि आप उन 2 सीटों पर उम्मीदवार उतारिए, लेकिन सिंबल हमारा होना चाहिए। लेकिन वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि सिंबल भी हमारा होना चाहिए, अगर सिंबल आप हमें हमारा नहीं देंगे तो हम उपचुनाव से कन्नी काट लेंगे। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी इकाई है उसको बुलाया गया, तो इनकी तरफ से जो उत्तर प्रदेश इकाई इनकी तरफ से पेशकश किया गया केंद्रीय नेतृत्व को कि अगर हम 9 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं 10 में से, हालांकि 9 सीटों पर ही उपचुनाव है, मिल्कीपुर चुनाव नहीं हो रहा है, तो 8 सीटें हैं, जो 9 में से 8 सीटें पर अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो मजबूती चुनाव लड़ेगी बरसत अगर सहयोगी दलों को साथ लेकर आ जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी को अपने सहयोगी पर उस प्रकार से भरोसा नजर नहीं आया। तो इसकी जिम्मेदारी जो थी, मान मनोबल की जिम्मेदारी जो थी, वो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को दिया गया था। हालांकि वो दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कामयाब नजर नहीं आए मान मनोबल करने में। इसी वजह से संजय निषाद को दिल्ली आना पड़ा और वो जो 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, कटहरी और मझवा, हालांकि कटहरी सीट पर लगभग ये तय है कि बीजेपी अपनी उम्मीदवार ही उतारेगी, लेकिन जो मझवा सीट है वहां से लगभग फाइनल नजर आ रहा है कि निषाद पार्टी के खाते में मझवा सीट जा सकती है। बिल्कुल। और देखिए, मझवा सीट को लेकर ये कह तो आप सही रहे हैं कि वो निषाद पार्टी के पास में जा सकती है, लेकिन वही बात है कि प्रत्याशी किसका होगा, निषाद पार्टी का होगा या फिर बीजेपी अपनी तरफ से फाइनल करके जिन नामों को रखे हुए हैं उन्हीं को उतारेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि बीजेपी फिलहाल लेट चल रही है। हाँ। क्योंकि बीजेपी प्रत्याशियों के मामले में हर वक्त देखा जाता है कि आगे ही रहती है, जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करती है, लेकिन अभी यहाँ पर खींचातान थोड़ी ज्यादा थी। उम्मीद तो ये थी कि बीजेपी सबसे पहले अपने जो प्रत्याशी है उसकी घोषणा करेगी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, जिसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि समाजवादी पार्टी ये समझ चुकी थी कि कांग्रेस से तो बात करनी नहीं है, अपने प्रत्याशियों को आगे उतारना है, वो तैयारी करेंगे, क्योंकि प्रत्याशियों को भी मौका मिलता है जनता के बीच में जाने का, अपने लिए चुनाव लड़ने का। और इसका नुकसान भी बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि जितनी देर वो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में करेंगे उतना ही कम वक्त उनके प्रत्याशियों को मिलेगा जनता के बीच में जाने का। लेकिन क्योंकि बीजेपी का जो चुनाव होता है वो ज्यादातर बड़े चेहरे पर होता है, वो प्रत्याशी पर कम होता है डिपेंडेंट। यानी कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है बड़े तौर पर, तो उसमें सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उन्हें चेहरा बना दिया जाता है। लोकसभा की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी। मैं इस चीज पे आपको टोकूंगा कि ना ये जो चुनाव है, ना ये आम चुनाव नहीं है, ना ये आम लोकसभा का आम चुनाव, ना विधानसभा का आम चुनाव, ये उपचुनाव है। और उपचुनाव में जो वोटर होते हैं ना, वो पहले ही कम इंटरेस्टेड नजर आते हैं। उनका उस प्रकार से मतदान में आपने देखा होगा कि मतदान में वो उतने उत्साहित नजर नहीं आते। तो इस वजह से इस जो ये उपचुनाव होता है, इसमें जो लोकल लीडर होता है ना, उसका बड़ा महत्व हो जाता है कि उसकी लोकप्रियता कैसी, उसकी व्यक्तिगत छवि क्षेत्र में कैसी है। अगर आपको याद होगा, आपने देखा होगा कि जो 2017 का वो उपचुनाव आपने देखा होगा, जो गोरखपुर और फूलपुर में जो होती है, जिसमें बीजेपी को हार मिली, तो उसमें अगर बड़े चेहरे पे अगर चुनाव लड़ा गया होता तो वो हार नहीं मिला होता बीजेपी को, जिसमें योगी आदित्यनाथ की पारंपरिक सीट चली गई थी और केशव प्रसाद मौर्य की सीट से बीजेपी को बड़ा धक्का लगा। तो देखिए, ये जो चुनाव है ना, उपचुनाव ठीक है कि बीजेपी सीएम योगी लीड कर रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा उपचुनाव होता है ये लोकल फेस लड़ा जाता है। और जहां तक हम बात कर रहे थे कि बीजेपी की लिस्ट की, तो मेरे पास वो लिस्ट है जो 3 पैनलिस्ट छाटे गए हैं दावेदारों में। तो कानपुर की जो सीसामऊ सीट है वहां से सुरेश अवस्थी, नीरज चतुर्वेदी और नीतू सिंह का नाम भेजा गया है केंद्रीय नेतृत्व को। मिर्जापुर की मझवा सीट से सुष्मिता मौर्य, शीयल बिंद और उत्तर मौर्य को भेजा गया है। फूलपुर सीट से अनिरुद्ध पटेल, दीपक पटेल और कविता पटेल। दीपक पटेल वही हैं जो अभी वहाँ के फूलपुर के सांसद उनके भाई बताए जा रहे हैं। अम्बेडकर कटहरी सीट की तरफ से अवधेश द्विवेदी और धर्मराज निषाद पूर्व मंत्री हैं, इनकी भी दावेदारी मजबूत है। अजीत सिंह का नाम आगे चल रहा है। मैनपुरी से मैंने आपको बताया था कि संघमित्रा मौर्य और अनुज प्रताप सिंह और केंद्रीय मंत्री
एसपी सिंह बघेल की बेटी। देखिए इसमें जो करहल की सीट है, करहल की सीट से दो नाम बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं, एक संघमित्रा मौर्य का और दूसरा जो ये अनुज प्रताप का नाम बताया जा रहा है। ये रिश्ते में उनके धर्मेंद्र यादव के साए लगते हैं। तो एक जो बीजेपी है वहाँ एक कार्ड खोजने का भी प्रयास कर रही है कि जो करहल सीट है भारतीय जनता पार्टी को घर में ही घेरने के लिए एक समाजवादी पार्टी को घर में घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से वो काट लाने का प्रयास कर रही है कि ताकि जो वहाँ के लोगों का एक सेंटिमेंट है, लोगों का वहाँ के लोकल्स की वजह से समाजवादी पार्टी से, तो उससे जुड़ाव एक महसूस करा जा सके। बिल्कुल। और देखिए ये तो वो पैनल हो गया जिसको सेलेक्ट किया गया था। अब आगे क्योंकि हाईकमान पर भेजा गया है, केंद्र में भेजा गए हैं नाम, उसके बाद सिलेक्शन हुआ एक एक नाम का, सूची तैयार है, आज जारी हो जाएगी, शाम तक का इंतजार करते हैं क्या कुछ नाम सामने आते हैं। ये तो चलिए ठीक है, वक्त बताएगा। लेकिन अब क्योंकि उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है तमाम दलों के लिए, ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन सा दल इसमें बाजी मारता है। अब आगे की जानकारी के लिए मेरे साथ में यहाँ पर जुड़ेंगे पंकज जी, जो कि अब थोड़ा विश्लेषण करेंगे इस मुद्दे को लेकर और ये बताएंगे कि आखिर बीजेपी की ये देरी उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचाएगी, समाजवादी पार्टी को किस तरह से फायदा। क्योंकि देखिए जाहिर तौर पर अभी गौरव ने जैसे कि कहा कि उपचुनाव वो चुनाव है जिसमें बड़े चेहरे की इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी की जो क्षेत्रीय तौर पर नेता होता है उसकी होती है। उसको तो वक्त मिला ही नहीं जनता के बीच में जाने का। देखिए पार्टी का के तरफ से जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो पार्टी की तरफ से इंडिकेशन पहले दे दिया जाता है कि आप चुनाव की तैयारी करें। तो उसमें 3-4 कैंडिडेट होते हैं, उन कैंडिडेट्स में किसी एक को फाइनल किया जाता है। तो उसमें इससे अगर आप टाइम नहीं देते हैं, अगर टाइमिंग का शॉर्टेज होता है तो उसके में 2 संभावनाएं होती है। एक पहला तो जिस मान लीजिए रेस में 4 उम्मीदवार हैं, एक को आपने दे दिया तो 3 आपके बागी होंगे, आपके एंटी आपके करेंगे। तो जो केंद्रीय नेतृत्व होता है उसके पास बहुत कम समय होता है जिनको मनाने का और इस तरह का, तो बगावत के उम्मीद चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए बीजेपी के लिहाज से ये चुनाव करो या मरो का चुनाव है, जो मैं कई बार बोल चुका हूँ। जो बीजेपी को जो डेंट लगा है उत्तर प्रदेश से, उसकी भरपाई बीजेपी करना चाहती है। और बीजेपी के लिए जो हरियाणा से जो रिजल्ट आया तो उससे बीजेपी अति उत्साहित है। और बीजेपी, यही मुझे लग रहा है जो ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला मामला अब हो रहा है। अब देखिए 18 तारीख से नॉमिनेशन हो रहा है, 25 तारीख को लास्ट है, आज आपको 22 तारीख हो गया, मतलब आपको 2 से 3 दिन के भीतर में आपको नॉमिनेशन फाइल करना है। तो आज तो किसी भी सूरत में आएगा। तो अब उसके बाद पार्टी नेतृत्व किस तरह से उसकी भरपाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव इतना बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है, बीजेपी तय नहीं कर पा रही है जो कहाँ से हमारी क्या रणनीति होगी, हम इसको कैसे करेंगे। उपापोह की स्थिति में बीजेपी है, प्रत्याशी को लेके बीजेपी प्रेशर भी बहुत होगा, बहुत ही प्रेशर है। सीएम योगी से लेके आप देखिए, सीएम योगी ने सुपर 30 का टीम बनाया। उसके बाद से हर जो 5 उनके उत्तर प्रदेश के 5 बड़े नेता हैं उनको 2-2 सीट सब दिया गया। उसके बाद आप पिछले 4 से 5 महीने से आप लगातार आकलन कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अयोध्या में पहुंचे, वहां का चुनाव ही रद्द हो गया। और देखिए उसका तो रद्द हो गया, तो चलिए उस पर तो फिर सिंगल रहेगा, अकेले रहेगा, तो उसमें उसको अयोध्या वाला मामला हम लड़ लेंगे वो मझवा सीट से। लेकिन ये जो मुद्दा है इस पे बीजेपी को, मुझे लगता है बीजेपी के नेताओं को आज किसी भी सूरत में करना पड़ेगा। और हो सकता है जो आज सीएम योगी को ही बहुत कुछ तय करना। और सीएम योगी आज मोहन भागवत से जैसे संभावना जताया जा रहा है जो वो मिलेंगे मथुरा में, क्योंकि मथुरा प्रवास पे ये हैं आपको संघ प्रमुख। तो इसके बाद से हो सकता है जो आज सीट का ऐलान हो जाए। बीजेपी इस चुनाव को किसी भी सूरत में जीतना चाहती है, लेकिन अब ऐसा ना हो जो विलम्ब हो जाए। बिल्कुल, लेकिन अब जो विलम्ब हुआ तो वो भारी पड़ेगा। हालांकि उम्मीद तो ये है कि आज जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही देखिए समाजवादी पार्टी की बात करें, 7 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी जारी कर दिए हैं। कांग्रेस की बात अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस को 2 सीटें मिल भी सकती है और हो सकता है कि कांग्रेस उन 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी को ना उतारे, क्योंकि वहां एक तो पकड़ मजबूत नहीं है। गाजियाबाद की बात करें तो कांग्रेस का जो वहां पे समीकरण रहा है हमेशा ही खराब रहा है, कुछ खास इतिहास नहीं है। तो यहाँ तो ऐसे में हो सकता है अगर गाजियाबाद का जो सीट है, गाजियाबाद सीट से आप अगर समाजवादी पार्टी का भी देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए भी सीट बहुत महफूज नहीं है, इसीलिए वो 2 सीटें छोड़ी हुई है कि कांग्रेस चाहे तो ले ले। लेकिन उसके लिए फिर कांग्रेस का ये है ना कि अगर कांग्रेस को 2 सीटें दे दी और कांग्रेस वहां पर अपना प्रत्याशी उतार देता है, जाहिर है कि परिणाम अपने अनुरूप नहीं आएगा। फिर आगे जब चुनाव होगा विधानसभा 2027 में, तो आप सीट शेयरिंग को लेकर अपना दावा नहीं ठोक सकते। तो देखिए वो कम हो जाएगा। तो देखिए उसका नहीं, उसके बाद एक और रीजन है, दूरदर्शिता यहाँ पर कांग्रेस की देखी जा सकती है। नहीं, कांग्रेस की भी देखी जा सकती है। ये जो इसी को बोलते हैं सियासी चाल बोलते हैं, मैं तो इसको सियासी चाल बोलूंगा। सियासी चाल इसलिए जो हरियाणा में देखिए, हरियाणा में उन्होंने क्या किया, अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया। अब वही बड़ा दिल ये यहाँ दिखा रहे हैं, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दिखा रही है। अब यही जो पेच है सो महाराष्ट्र में फंसा हुआ है।
महाराष्ट्र में स्थिति ये हो गई है, जो टिकट का बंटवारा अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है, उस वजह से चूंकि समाजवादी पार्टी वहां 8 से 10 सीट का डिमांड, लेकिन वहाँ बीजेपी आ गया, महाराष्ट्र झारखंड में एक लिस्ट जारी कर दी गई है। बीजेपी कर दी, और झारखंड में इन लोगों ने भी अपना जो इनका इंडिया गठबंधन में आरजेडी का और लेफ्ट पार्टी के साथ जो था उस लगभग उन्होंने बैठ के कल सॉल्व कर लिया, लगभग वो गुत्थी सुलझ चुका है। लेकिन महाराष्ट्र फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 10 से 12 सीट चाहती है। तो अगर अखिलेश का जो दौर था, हरियाणा में अखिलेश ने जो दौर चला था, वही दौर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में चलना चाहती है, और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इन दोनों सीटों पे ना चुनाव लड़के एक मैसेज देना चाहती है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, जो हम जो है सो हरियाणा में बार्गेन। लेकिन समाजवादी पार्टी में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी काफी अग्रेसिव है, क्योंकि उनके वहाँ 2 विधायक हैं, और वहाँ पे समाजवादी पार्टी का खास कहना है जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है उन पे वो अपने प्रत्याशी को उतारना चाहते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे, और वहाँ जो अबू आजमी हैं, अबू आजमी लगातार ये डिमांड कर रहे हैं, मतलब पार्टी नेतृत्व से बोल रहे हैं, जो मुझे 10 से 12 सीट किसी भी सूरत में हम लड़ना है। अब उसमें देखिए वहाँ पे सीट में महाराष्ट्र में क्या पेच फंस रहा है, सीट में पेच ये फंस रहा है, जो वहाँ जो भी समाजवादी पार्टी को मिलेगा, जितना भी सीट मिलेगा मोस्टली वो कांग्रेस के खाते का होगा। तो कांग्रेस वहाँ उपापोह की स्थिति में। बिल्कुल, लेकिन समाजवादी पार्टी का अगर अपना वहाँ पर स्ट्रांग है, पकड़ अच्छी है, तो जाहिर तौर पर वहाँ पर बार्गेनिंग करना बनता भी है समाजवादी पार्टी का। हरियाणा की बात की जाए तो जाहिर तौर पर कांग्रेस की तरफ से साफ कह दिया गया था कि आपका, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक है ही नहीं, तो आपके प्रत्याशी को अगर यहाँ पे लड़ा भी दिया जाए चुनाव तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर महाराष्ट्र में है तो फिर नहीं, तो फिर आप ये देखिए ना, आप सेम चीज आपने सेम चीज झारखंड में आपने देखा, जो आरजेडी को शिबू सोरेन और इनके तरफ से कहा गया, हेमंत सोरेन के तरफ से, जो आपका झारखंड में आपका कोई बेस नहीं है। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में आरजेडी 7 सीट पे चुनाव लड़ी थी, उन्हें 2 से 3 सीट ऑफर किया गया, तो वो बगावत पे उतर आए और उन्होंने कहा था फिर हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, हमारा मकसद एक, लेकिन हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, जो है सो 15 से 20 हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और देखिए उसके वजह से 2 दिन ये झारखंड में क्या सियासी ड्रामा चला, तो वो सियासी ड्रामा यहाँ भी होना है, महाराष्ट्र में भी होना। तो उसका जहां तक बात रही उत्तर प्रदेश उपचुनाव का, उत्तर प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी के लिए करो या मरो का ये है, और बीजेपी उसी में लगता है, जो उसी में उस गुत्थी को सुलझाने के बदले गुत्थी में वो उलझती जा रही है, क्योंकि समय कम है। अब देखिए जो क्या स्थिति है, जो 2 से 3 दिन आपके पास बचे हुए हैं नामांकन के लिए, और अभी तक आपने लिस्ट जारी नहीं किया, क्योंकि महाराष्ट्र में और जब जगह देखिए तो महाराष्ट्र में 25 को चुनाव है, झारखंड में 2 चरण में फेज में चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है नहीं। उत्तर प्रदेश में एक फेज में है, 13 तारीख को होना है नॉमिनेशन, आपको 18 से 25 के बीच में दाखिल करना। आज 22 तारीख है। उसके लिए भी यूपी सरकार ने मांग की थी कि डेट को आगे पोस्टपोन किया जाए, क्योंकि त्योहार है उस वक्त, तो ज्यादातर जो हिंदू लोग हैं वो स्नान के लिए पहुंचेंगे, तो ऐसे में उनकी ये भी मांग थी चुनाव आयोग से कि आप इसको पोस्टपोन कर दो, क्योंकि ऐसा होगा कि फिर वोट जो लोग हैं वो कम पहुंचेंगे। हालांकि ये चीजें नहीं हुई, इसमें मैं जहां तक समझता हूँ, इसमें बीजेपी की प्लानिंग का ये है, अगर बीजेपी की तरफ से किसी भी पार्टी की तरफ से जब चुनाव आयोग को पहले अगर बता दिया जाता, जो भाई इस बीच में तारीख का ऐलान नहीं होना, तो चुनाव आयोग कंसिडर करते, लेकिन चुनाव आयोग के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो आप एक ऐलान करने के बाद चेंज करना, उसमें भी चूंकि ये उपचुनाव है, और ऊपर से आपको 2 राज्य में अलग ये चुनाव है, झारखंड में 13 को चुनाव है, चुनाव का डेट फिक्स कर दिया, सारे व्यवस्थाएं चुनाव आयोग को करनी होती है, तो चुनाव आयोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो शायद इस वजह से चुनाव आयोग कौन से वो धुरंधर होंगे जो कि बीजेपी की तरफ से अब चुनाव में लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लिस्ट प्रोबेबली आज जारी हो जाने वाली है, ये तो अब देखना होगा जब लिस्ट सामने आएगी कि कौन कौन से ऐसे नेता होंगे जो कि इस मुकाबले में समाजवादी पार्टी के सामने, क्योंकि ये जो मुकाबला है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में ही है, तो उसके कैंडिडेट से मजबूती से लड़ सकेंगे। हालांकि आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।